और साथ साथ वहां पे स्मार्ट क्लासेस लगाने की प्रक्रिया भी प्रचलित है। 925 परिषदीय विद्यालयों को पीएमश्री योजना में आच्छादित करने की कार्रवाई, 57 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं और बहुत शीघ्र हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे ढंग से अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर इन विद्यालयों को चलाने की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा में भी प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में बृहद निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है। यानी ये वे विद्यालय हैं जो हमारे गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस थे, गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस थी, बहुत पुराने थे, जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर था, भवन बहुत जर्जर हो चुके थे, उन सब के लिए भी धनराशि दी गई है। 1349 विद्यालयों के लिए इसके लिए धनराशि अब तक उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा जो एडेड विद्यालय थे, निजी प्रबंधन से लेकिन गवर्नमेंट एडेड थे, उनके पास भी कोई सोर्स ऑफ इनकम न होने के नाते उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर था। सरकार ने पॉलिसी बना करके उनको भी इस योजना के साथ जोड़ा, जिसमें कुछ शेयर उनका होगा, शेष सरकार देगी, जिससे बच्चे तो राज्य के ही पढ़ रहे हैं वहां पर, उनको हम बेहतरीन सुविधा दे सकें। यह कार्य भी वहां पर प्रारंभ हुआ है। हर कमिश्नरी मुख्यालय पे एक अटल आवासीय विद्यालय, पहली बार श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। और मैं तो माननीय इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि अटल आवासीय विद्यालयों का विजिट एक बार जरूर करें। उसमें दो ही श्रेणी है, एक रजिस्टर्ड श्रमिकों की है और एक कोरोना कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हो गए थे उन बच्चों को वहां पर प्रवेश दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, इसी तर्ज पर हर जनपद में हम पहले चरण में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के रूप में 57 शेष जनपदों में स्थापित करना चाहते हैं और फिर इसे हम सभी 826 विकास खंडों तक लेके जाएंगे, जिसमें हर विधानसभा भी कम से कम 2-2 विद्यालय हर विधानसभा क्षेत्र में आ जाएंगे। तो यह एक मॉडल होगा शिक्षा का आने वाले समय में, क्योंकि शिक्षा के बगैर किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और अटल आवासीय विद्यालय को हमने मॉडल बनाया, इसके रूप में लिया है और आज पूरे देश इस मॉडल को लागू कर रहा है। महोदय, उच्च शिक्षा में मां शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ और महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, ये भी हम ही ने खोला, आपने नहीं खोला। मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में कौन वाइस चांसलर है? अलीगढ़ में जो वाइस चांसलर है वो अनुसूचित जाति के हैं। वर्मा जी, अनुसूचित जातियों के साथ इतना अन्याय मत करिए। एक नहीं, अब मैं ये गिनाने का समय नहीं, जब गिनाना प्रारंभ कर दूंगा ना, आप लोग फिर सामने से मुंह बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छा होगा कि शांति रहे तो अच्छा रहेगा। महोदय, मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मिर्जापुर, मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवीपाटन और मुरादाबाद में भी एक नए और साथ साथ कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई हमारी वर्तमान में गतिमान है। प्रदेश के अंदर गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी के निर्माण का कार्य अपने अंतिम चरणों में चल रहा है और बहुत शीघ्र, यानी इनमें इन्होंने अपने रेगुलर कार्यक्रम को प्रारंभ कर दिया है, लेकिन शेष अन्य उस कार्यक्रम भी हमारे तेज होंगे। साथ साथ जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट को भी राज्य सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है, उस कार्य को आगे बढ़ा दिया है। निजी क्षेत्र में भी 15 विश्वविद्यालयों को लेटर ऑफ परफॉर्मेंस, 15 को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए गए हैं और लगभग
1 दर्जन से अधिक अन्य आवेदन हमारे पास आए हैं जो नए निजी विश्वविद्यालय, सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए भी सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है और उन्हीं सब मानकों के अनुरूप उन विश्वविद्यालयों के गठन के लिए भी अनुमति दी जा रही है। 26 नए पॉलिटेक्निक की स्थापना, जिनमें 15 क्रियाशील हो चुके हैं, 35 ITI जिनमें 8 क्रियाशील हो चुके हैं, 150 ITI जो टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के उनके न्यू एज कोर्सेज को हम उनके साथ जोड़ सकें, इन सब के साथ उनके अपग्रेडेशन की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 17,61,000 से अधिक युवा स्मार्टफोन से और 7,54,000 युवा टैबलेट से प्रदेश में हम लोग आच्छादित कर चुके हैं और ये निरंतर जारी है और प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का ही परिणाम है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर 6.5 पौने 7 वर्ष के अंदर 6 लाख सरकारी नौकरी हमने पूरी पारदर्शी तरीके से सरकार ने दी है। प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को प्रदेश में ही नौकरी और रोजगार की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। 1 करोड़ 10 लाख से अधिक युवाओं को और उद्यमियों को प्रदेश में स्वरोजगार के साथ जोड़ने का अवसर भी प्रदान किया है और लगातार प्रदेश में इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज प्रदेश के अंदर शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में, व्यावसायिक शिक्षा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उसके परिणाम सामने आए हैं और अभी हमारे श्रम और सेवायोजन विभाग और व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने मिल करके यूपी के स्किल मैन पावर की डिमांड न केवल उत्तर प्रदेश में और देश में बल्कि दुनिया में भी हो रही है। 5,000 युवा उत्तर प्रदेश के अभी इजराइल के लिए गए हैं, वो इजराइल के लिए चयन हुए हैं। इन 5,000 युवाओं को जिन्होंने ITI की है और इन सभी युवाओं को वहाँ पर इन सभी युवाओं के लिए चयन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ महोदय जो सुविधा वहाँ मिलेगी, वहाँ की गवर्नमेंट स्वयं इसमें इन्वॉल्व हो रही है और प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लॉजिंग फूडिंग फ्री और उसके बाद भी 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए हर महीने उन युवाओं को वहाँ प्राप्त होंगे। डे फर्स्ट से काम प्रारंभ करने के दिन से उनको प्रारंभ होने जा रहा है। यहाँ दोनों सरकारें इस संबंध में उनके साथ जुड़ रही हैं जिससे उनके हितों को संरक्षित भी किया जा सके और प्रदेश के युवाओं को बेहतरीन सुविधा भी उपलब्ध कराया जा सके। यह आज वहाँ पर प्रदेश ने वहाँ पर उन युवाओं के लिए किया है और अभी अन्य तमाम देशों में इस प्रकार की मांग प्रदेश में हो रही है, दुनिया में हो रही है। ये एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की बात हम सबके सामने है। महोदय, पिछले 7 वर्ष में जो कार्य प्रारंभ हुआ प्रदेश में, हमने एक निश्चय के साथ, एक दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े थे और लोक मंगल की जिस अवधारणा को लेकर के सरकार आगे बढ़ी थी, वह संकल्प और वह दृढ़ता हर एक क्षेत्र में हम सबके सामने देखने को मिला और परिणाम हमारे सामने है। आज नीति आयोग के जो सर्वे क्या कहते हैं कि 6 करोड़ लोग प्रदेश में बहुआयामी गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। एक नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। देश के अंदर 24 करोड़ लोग, 24 से 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठे हैं तो 6 करोड़ उसमें उत्तर प्रदेश के हैं। ये चीजें दिखाती हैं। इसमें प्रदेश के अंदर 17 से अब तक 55,83,000 से अधिक गरीबों को बिना भेदभाव के आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। इसमें किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा गया, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। सामाजिक सुरक्षा में वृद्धावस्था पेंशन 55 लाख वृद्धजनों को इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। 11 लाख दिव्यांगजनों को 1,000 रुपये पेंशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा 1 करोड़ 75 लाख से अधिक जो परिवार हैं उज्ज्वला योजना से आच्छादित हुए हैं और उनको
दीपावली और होली में प्रदेश सरकार फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध करवा रही है। महोदय, ये सुविधाएं पूरे देश के अंदर जिस रूप में आगे बढ़ाया गया है वह आज हम सब के सामने है, और आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश ने ODF और ODF प्लस के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करते हुए देश के अंदर एक स्थान बनाया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में जहां पर जिसका आवास है उसी गांव में उसे स्वामित्व का लाभ मिलेगा। इस कार्रवाई को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर 90,866 गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर चुके हैं। 75,78,000 से अधिक घरौनी हम लोगों ने वितरित कर दी है, उन परिवारों को उपलब्ध करवा दिया है। और प्रदेश के अंदर आज टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए आवास, शौचालय, बिजली, स्वास्थ्य की सुविधा, राशन की सुविधा और अन्य बुनियादी सुविधाएं उन गरीबों को उपलब्ध करवाने का जो कार्य किया गया है वह ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करता है। और इसलिए ईज ऑफ लिविंग जो राज्यपाल जी ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के लक्ष्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, यह प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से बहुत स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। आज जब हम यहाँ पे इसकी चर्चा कर रहे हैं, सरकार एक नए कार्यक्रम को बहुत शीघ्र लागू करने जा रही है, वो फैमिली ID कार्ड है। हर परिवार का अपना एक फैमिली ID कार्ड होगा। सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अभी प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा भी गांव-गांव गई थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये नए भारत की वो यात्रा है जो हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर हुए नए विकास, एक नई पहचान, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्य हुए हैं, वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत बिना भेदभाव के हर भारतवासी को जोड़ने का जो कार्य हुआ है, उन सभी लक्ष्यों से अवगत कराने के साथ साथ जो लोग अभी तक उन योजनाओं से वंचित रहे हैं उन लोगों को भी हम लोग योजना का हिस्सा बनाएंगे। और इसके लिए एक व्यवस्थित रूप से कार्य हमने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है। और महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 60 योजनाओं को हमने फोकस किया है, जिसमें 6,64,00,000 लाभार्थियों की फैमिली ID अब तक हम सीडिंग कर चुके हैं। और बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर जब हम इसको लागू करेंगे, मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि कोई भी परिवार इसी योजना से फिर वंचित नहीं रह पाएगा। दूसरा, हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार के लक्ष्य को प्रदान करने की दिशा में सरकार इसके माध्यम से आगे बढ़ने का काम करेगी। और महोदय, इसीलिए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में जो बात कही थी हमने, उत्तर प्रदेश की इस विरासत पर हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम आया। पहले अलग अलग नाम से था, कभी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम पे, कहीं संयुक्त प्रांत के नाम पर, अलग अलग उसके नाम पर था। और यह राज्य इतने दिनों से था, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि 2018 में तत्कालीन माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने मुझे पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि राज्य को अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम को भी आयोजित करना चाहिए। मैं उनके साथ पास गया था, मैंने उनसे बातचीत भी की और फिर उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी 2018 को अपना पहला स्थापना दिवस का आयोजन किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने अपने पहले स्थापना दिवस में जो योजना लागू की थी वह थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना। नेता प्रतिपक्ष तो ODOP की योजना पे हंस रहे थे कि आपने क्या किया। ये बोलिए कि ये सोचे कि आपने क्या किया। हमने तो उसको पहचान दिलाई है, और पहचान ही नहीं दिलाई है, हमने उसको मार्केट के साथ जोड़ा है, हमने उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा है, हमने उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ा है, हमने उसको एक्सपोर्ट के साथ जोड़ा है। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट
प्रदेश के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आज दुनिया की मार्केट में पहुंच रहा है। ओडीओपी 2018 में विश्वकर्मा श्रम सम्मान, हमारे परंपरागत तो हस्तशिल्पी और कारीगर थे, आपने क्या किया? पीडीए में आप चाचा को भी भूल गए और गांव के नाव को, धोबी को, मोची को, गांव के हलवाई को, गांव के, यानी ये सब क्या पीडीए के पार्ट नहीं थे क्या? इसीलिए जब अवसर मिला तो किए कुछ नहीं। आज पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से भी और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी 16-17 ऐसी ग्राम स्वराज की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परिकल्पना को साकार करने वाली, आत्मनिर्भर गांव की परिकल्पना को साकार करने वाली इन सभी हस्तशिल्पियों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना 2019 से उत्तर प्रदेश चला रहा है, जिसमें उनका प्रशिक्षण, उनको टूल किट उपलब्ध कराना, बैंकों से सस्ते में लोन दिलाना। और इस बजट में तो खन्ना जी ने एक नई घोषणा की है एमएसएमई विभाग के माध्यम से कि हमको ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध कराएंगे। इसकी चर्चा हम बजट में करेंगे। 2020 में महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया, जो देश के अंदर एक मॉडल बन रहा है। 2021 में हमने प्रदेश के अंदर आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और 22 में युवाओं के सशक्तिकरण, तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रारंभ किया। और आज उत्तर प्रदेश जिस रूप में देखा जा रहा है, कई स्कीम उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं जो आज देश के अंदर मॉडल के रूप में मानी जा रही हैं। ओडीओपी भी, पीएम विश्वकर्मा भी, मिशन शक्ति भी, अटल आवासीय विद्यालय भी, 75,000 से अधिक हमारे पारंपरिक हस्तशिल्पी और कारीगर ऐसे हैं जिनको प्रशिक्षण अब तक और टूल किट से जोड़ा गया है, जिन्हें टूल किट शासन ने उपलब्ध करवाया है। और हर वर्ष इस दिवस के अवसर पर हम अपने 2 विभूतियों को या 5 तक के 5 विभूतियों को 2 विभूतियों को सम्मानित करते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष हम लोगों ने चंद्रयान मिशन के साथ जुड़ी हुई लखनऊ की बेटी जो इसरो में वैज्ञानिक हैं, श्रीमती ऋतु कारिधान को, और भारत का पहला यूनिकॉर्न देने वाले तकनीकी जगत से जो ख्यातिलब्ध नाम है कानपुर निवासी सी नवीन तिवारी को हम लोगों ने लखनऊ में सम्मानित भी किया उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर। महोदय, राज्य सरकार अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है और उस क्रम में आज राज्यपाल जी ने अपने भाषण के अंत में कुछ बातें भी कही। पता नहीं क्यों नेता प्रतिपक्ष को इस पे चिढ़ है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे क्यों आ गया। आप नहीं कर पाए तो आज तब भी आपको खुशी होनी चाहिए कि चलिए उत्तर प्रदेश वासियों ने आपको मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल तक बर्दाश्त किया और आज कम से कम उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो कम से खुशी तो होनी चाहिए आपको। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देश के अंदर 11 करोड़ किसान इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 62 लाख किसान इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और अब तक 63,000 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश के इन किसानों के खाते में सीधे सीधे हस्तांतरित हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना, देश के अंदर 4 करोड़ परिवारों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 55,83,000 किसानों गरीबों को इस योजना का लाभ मिला है। उज्ज्वला योजना, महोदय, देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, तो प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 75 लाख को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन में 11 करोड़ शौचालय देश के अंदर बने, तो प्रदेश में भी 2 करोड़ 63 लाख से अधिक शौचालय प्रदेश में बने हैं। देश के अंदर भारत सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल में देश के अंदर 28 करोड़ 62 लाख श्रमिकों ने रजिस्टर्ड किया है अपने आप को, तो प्रदेश में 8 करोड़ 32 लाख है, जो देश में प्रथम है।
प्रधानमंत्री जनधन योजना में उत्तर प्रदेश प्रथम, यानी देश के अंदर जितने अकाउंट खुले हैं उनमें से 8,56,00,000 उत्तर प्रदेश में खुले हैं। सौभाग्य योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1,58,00,000 निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर दिए गए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उत्तर प्रदेश प्रथम, 1,09,00,000 गरीबों को इस योजना से लाभान्वित किया गया। पीएम स्वनिधि योजना देश के अंदर प्रथम, इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 17,33,132 स्ट्रीट वेंडर को अब तक इस योजना से आच्छादित किया गया है। टूरिस्ट प्रदेश के अंदर जो कुल पर्यटकों का फुटफॉल है, इसमें 43,42,00,000 प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, जो देश में नंबर 1 पर है। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे नेटवर्क हो, नेशनल हाईवेज हो, इन सब में उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर नंबर 1 पर है। कैनाल नेटवर्क में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। प्रदेश के अंदर आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1। डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1। गन्ना, चीनी, खाद्यान्न, आलू, हरी मटर, आम, दुग्ध और तिलहन उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। डीबीटी के भुगतान में देश के अंदर नंबर 1। एमएसएमई उद्यम प्रोत्साहन और उनकी स्थापना में नंबर 1। अटल पेंशन योजना नंबर 1। ई टेंडरिंग प्रणाली में परफॉर्मेंस में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1। जेम पोर्टल से खरीदारी करने में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1। ई संजीवनी पोर्टल में मरीजों के इलाज में उत्तर प्रदेश नंबर 1। और प्रदेश के अन्य तमाम उसमें भी उत्तर प्रदेश, चाहे वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट के रूप में, सहकारिता विभाग की स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड अवार्ड में उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। ग्राम्य विकास विभाग की कन्वर्जेंस में प्रथम पुरस्कार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, लॉजिस्टिक की सुलभता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को अचीवर श्रेणी में स्थान मिला है। देश की पहली रैपिड रेल भी उत्तर प्रदेश के अंदर चली है। और उत्तर प्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य है जहां सोलर चरखे से उत्पादित खादी को भी मान्यता देकर के सोलर चरखा बुनकरों को निःशुल्क उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। नदियों के पुनरुद्धार और जल यानी वाटर कंजर्वेशन के लिए भी उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है, जिसमें हम लोगों ने कई नदियों को पुनरुद्धार प्रदेश के अंदर किया है। वृक्षारोपण में भी पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश ही नंबर 1 पर है। और महोदय, ये उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जिसकी पहचान आज देश के ग्रोथ इंजन के रूप में, यानी देश के विकास को ब्रेक थ्रू देने की है। आपने देश के विकास में ब्रेकर बनकर के उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पहचान के संकट के में भेज दिया था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश के विकास को ब्रेक थ्रू दे रहा है। और महोदय, उसी लिए महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इन सभी मुद्दों को उल्लेख करके इस 2017 से 23 के बीच में हुई उपलब्धियों के दस्तावेज को अपने अभिभाषण के माध्यम से और भावी योजनाओं को भी संवेद सदन में प्रस्तुत किया है। राज्यपाल जी के अभिभाषण में बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है और मैं पहला धन्यवाद दूंगा अपने उन सभी माननीय सदस्यों को, नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ सभी दलीय नेताओं को और उन सभी माननीय 100 सदस्यों को जिन्होंने इस पूरी चर्चा में डॉक्टर नीरज वोरा जी के द्वारा और श्रीमती सरिता भदौरिया जी के द्वारा अनुमोदित
इस प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचारों को यहाँ पे रखा। जो उनके सुझाव होंगे सरकार उसका संज्ञान भी लेगी और जो महत्वपूर्ण सुझाव उनके प्रदेश के विकास के लिए होंगे उन सब का हम सम्मान के साथ उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, राज्यपाल जी ने अपने भाषण में एक बात जरूर कही और वह कही थी कि राम राज्य की अवधारणा को आज साकार होते हुए हम देख रहे हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, यह देश राम राज्य के अवधारणा को ही स्वीकार करेगा, समाजवाद को कभी स्वीकार नहीं करेगा। राम राज्य आर्थिक संपन्नता, विकासोन्मुख समाज, राजनीतिक अखंडता का निर्माण ही हम सब का उद्देश्य होना चाहिए और हमें अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति भी होनी चाहिए। हमें याद रखना होगा कि अतीत की नींव पर हम एक सुदृढ़ भवन का निर्माण करके आगे बढ़ सकते हैं। अतीत का बिछड़ा वर्तमान का त्रिशंकु होता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि समाजवाद जो केवल एक मृग तृष्णा बन चुकी है, समाजवाद एक अस्वाभाविक, अप्राकृतिक, एक अमानवीय व्यवस्था बना के रख दी है आप लोगों ने। बहुरूपी की तरह इसके अनेक ब्रांड हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, प्रजातांत्रिक समाजवाद के रूप में भी आप लोगों ने इसको देखा है, लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में भी आपने इसको बोला है, चच्चों का प्रगतिशील समाजवाद भी सब लोग देख रहे हैं, आर्थिक समाजवाद भी लोगों ने दे रखा है और प्रदेश ने पारिवारिक समाजवाद को भी झेला है। हमारा राम राज्य एक सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वदेशिक व्यवस्था, एक शाश्वत व्यवस्था है। बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ देना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, यही राम राज्य की अवधारणा है। और 22 जनवरी का कार्यक्रम भी इसी बात की प्रेरणा हम सबको दे रहा था। और मैं आह्वान करूंगा कि हम सबको इसके लिए कार्य करना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा। बहुत अच्छे ढंग से हम प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। माननीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है, ये प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है। मैं महामहिम राज्यपाल जी के प्रति उनके अभिभाषण संवेद सदन के प्रति उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और अभिभाषण के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इस सम्मानित सदन से इस बारे में अनुरोध करता हूं कि सर्वसम्मति से हम वर्ष के प्रारंभ में जो उनका मार्गदर्शन अभिभाषण के माध्यम से इस सदन को प्राप्त हुआ है, उसको सर्वसम्मति से पारित करते हुए महामहिम राज्यपाल के प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करें। अध्यक्ष जी, आपने मौका दिया, मैं हृदय से आपको भी धन्यवाद देता हूं। और माननीय सदस्यों को एक बार फिर से इस बात के लिए आह्वान करूंगा, 11 फरवरी की तिथि माननीय अध्यक्ष जी ने तय की है, तो 11 फरवरी को हम सब अयोध्या में जाएं तो बहुत अच्छा होगा, संदेश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।